हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। आप सबसे ज्यादा कैश फ्लो से डरते हैं, तो कैश फ्लो की मैं वो ऐसी ट्रीटमेंट आपके लिए लेकर आया हूं जो आप चुटकियों में खत्म कर देंगे, यानी चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट जिन्हें आप देखने के बाद कहेंगे हाँ, ये पॉइंट तो 2 मिनट में सॉल्व हो गए। तो लेट स्टार्ट, देखते हैं आज से कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके सामने आते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है किस चीज के बारे में? लॉन्ग टर्म बोरो। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरो के नाम से ट्रीटमेंट आती है। लॉन्ग टर्म बोरो के अंदर आप देखते हैं मोस्टली डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स या लोन भी हो सकते हैं। तो इन डिबेंचरों की ट्रीटमेंट कैसे कैसे होती है, आप क्या करते हैं इन डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट का, किसी छोटे से पॉइंट्स में देखते हैं, क्योंकि मोस्टली जो गलतियां होती हैं वो डिबेंचर्स यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट पर होती हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट हमेशा जो है हमारे सी एक्टिविटी में आते हैं, यानी पहली ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं क्या चीज? लॉन्ग टर्म बोरो। और ये दो तरह लिखे जाते हैं। नंबर एक, तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म बोरो सी एक्टिविटी में आता है और आप देखते हैं इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं आ गया सी एक्टिविटी पर। सी एक्टिविटी आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर इंक्रीजिंग होता है तो आप लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स में या इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर। और अगर आपकी डिक्रीजिंग होती है तो आप लिखते हैं किसमें? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके डिबेंचर्स में इंक्रीजिंग होगी तो उसे आप किस में लिखेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर्स में। लेकिन अगर डिबेंचर्स के अंदर प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर के अंदर डिक्रीजिंग हो जाती है तो आप इसे किस जगह शो करते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में। तो हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं और देखते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले करंट ईयर में मेरी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास 50,000 थे ना, अब हमारे पास हो गए 2 लाख रुपीज, यानी कि प्रीवियस ईयर में अमाउंट 50,000 की थी और आज की डेट में करंट ईयर में मेरी जो अमाउंट है 2023 में 2 लाख रुपए की है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे डिबेंचर्स में इंक्रीजिंग हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है दोनों का डिफरेंस लिखना। आप डिफरेंस लिखते हो। अब क्योंकि आपकी चीज इंक्रीज हो गई तो आप आ जाते हो इशू ऑफ शेयर्स में और नाम लिखते हो 12% डिबेंचर्स। और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस जो होता है 1,50,000 यहां लिख देते हो। देन उसके बाद आप देखते हो डिफरेंस लिखने के बाद कि भी मेरे डिबेंचर्स के साथ कोई परसेंटेज तो गिवन नहीं है। अब परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपको इतने परसेंटेज से इंटरेस्ट पे करना होता है। आप देखते हो नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल कंडीशन है। एडजस्टमेंट की बातें नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं। तो देखते हैं अगर सिंपल कंडीशन दे रखी होती है तो आप इस परसेंटेज को प्रीवियस ईयर पर निकालते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 12% इंटरेस्ट जो है आपके एक साल पहले वाली अमाउंट पर जाएगा। और एक साल पहले वाली जो प्रीवियस की मेरी अमाउंट है वो अमाउंट कितने की है? 50,000 रुपीज। तो हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, करते हैं 50,000 मल्टीप्लाई 12/100। हम इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऑन डिबेंचर्स। कट करा मैंने और मेरे निकल के आए 6,000 रुपीज। अब ये जो परसेंटेज निकल के आई मेरी वो कितनी निकल के आई? 6,000। तो 6,000 इंटरेस्ट के नाम से लिखे जाते हैं और ये हमारी क्या होती है? पेमेंट। इसीलिए वो पेमेंट में लिखे जाते हैं। रिडम्पशन में आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 6%, तो 12%। और आपकी अमाउंट कितने की आ गई? 6,000 रुपीज की। ये आपके किस में आती है? माइनस वाली साइड में। और यही इंटरेस्ट आप लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी भी लॉन्ग टर्म बोरो की अमाउंट दी हो तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस। देन सेकंड नंबर पर आप क्या निकालेंगे? उसका इंटरेस्ट। इस तरह से ये ट्रीटमेंट 2 बार आती है। हेलो स्टूडेंट, हम अपने लेके आए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरो और उसी के साथ साथ परसेंटेज भी दे रखी है तो आप इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे?
आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, यानी कि सी एक्टिविटी। हम सी एक्टिविटी को बोलते हैं फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो आती है हमारी, वो दो पॉइंट्स आते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई इंक्रीजिंग होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, इनमें से अगर किसी में भी इंक्रीजिंग होती है तो आप लिखते हो इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। अगर शेयर्स है तो शेयर्स, डिबेंचर तो डिबेंचर। ये कब होता है? जब आपकी प्रीवियस के मुकाबले करंट में क्या हो, इंक्रीज। यानी अगर आपकी अमाउंटों में इंक्रीजिंग हो रही होती है तो आप इशू ऑफ शेयर्स यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर्स में उसे रखते हैं। लेकिन अगर डिक्रीज हो रही हो, तो डिक्रीज हो रही होती है तो आप जाते हो रिडेम्पशन या पेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में किस कंडीशन लिखते हैं? जब दोनों अमाउंटों के बीच में यानी प्रीवियस से करंट ईयर के बीच में क्या आ रहा होता है, डिक्रीजिंग। फर्स्ट, सी एक्टिविटी में डिबेंचर की ट्रीटमेंट, अगर सिंपल डिबेंचर होता है तो पहले दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है। डिफरेंस से मतलब हो गया, अगर प्रीवियस के मुकाबले करंट में इंक्रीजिंग है तो आप उसे इशू में लिखते हैं। प्रीवियस के मुकाबले करंट में अगर डिक्रीजिंग है तो आप उसमें किसी में लिखते हैं, रिडेम्पशन के अंदर। तो लौट के आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरो है। लास्ट ईयर 50,000 था, इस साल 2 लाख रुपए का है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? मैंने देखा पहले 50,000 था, अब 2 लाख है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज। और इंक्रीजिंग की वजह से मैं आ गया किसमें, इशू ऑफ डिबेंचर्स में। मैंने लिखा 12% डिबेंचर्स। और दोनों अमाउंटों का जो डिफरेंस मेरा आ गया वो इंक्रीजिंग आ गया, 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए मैंने लिख दिया। इसी के साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है कि आपके लॉन्ग टर्म बोरो में परसेंटेज तो नहीं दे रखी। अगर उसने परसेंटेज दे रखी होती है तो आप इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करते हो, इंटरेस्ट। इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। आपने पढ़ा, न्यू डिबेंचर्स वर इशू ऑन 1 अप्रैल 2022। अगर वो ये बात लिख के नहीं देगा तो फिर क्या लिखेगा, कहता डिबेंचर वर इशू ऑन 31 मार्च 2022। अब 1 अप्रैल बोल दे या 31 मार्च बोलते हैं, वही बात बैठती है। दोनों का ट्रीटमेंट वही है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर उसने 2022 दिया हो आपको, तो आप इस ईयर पर परसेंटेज ना लगा के दूसरे ईयर पर परसेंटेज लगाते हैं। जैसे कि मेरे पास ईयर है 2023, 2022, मुझे उसने दिया है 2022, तो मैं 2023 की अमाउंट निकालूंगा और उसके ऊपर क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट। अब जो मेरा इंटरेस्ट निकलेगा वो 2 लाख रुपीज पर निकलेगा। 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई जो भी आपकी परसेंटेज है 12/100। इस तरह से जो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 20 से 2 हो गई, 24,000 आ गया। 24,000 रुपए का क्या बैठा, इंटरेस्ट। ध्यान रहे, अगर आपको नीचे ईयर गिवन है तो जो ईयर आपको गिवन हो अप्रैल या मार्च में, आप उससे सेकंड वाली ईयर पर यानी कि उससे अपोजिट जो ईयर आपका होगा उस पर इंटरेस्ट निकालना है। आपको जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो सेकंड कैटेगरी जाएगा, किसमें, रिडम्पशन के अंदर। आप लिखोगे 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया वो कितने का आया, 24,000। ये किस चीज के थे, माइनस के, क्योंकि माइनस वाली कैटेगरी के थे। तो ध्यान रखिए, डिबेंचर्स, शेयर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर आप कह सकते हैं लोन, ये चारों की चारों बातें सी एक्टिविटी यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं। डिबेंचर या फिर लॉन्ग टर्म बोरो यानी लोन के ऊपर अगर परसेंटेज दे रखी हो तो ट्रीटमेंट डबल करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो आप उन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, नंबर वन डिफरेंस। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। दो ट्रीटमेंट, पहले दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा। डिफरेंस इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में लिखेंगे, डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग में। देन उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट जो होगा आपका कहां जाएगा, वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर यानी कि पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के अंदर जाता है। और आप उसे माइनस में 24,000 लिख देते हैं। थैंक यू। हम लेते हैं अपनी थर्ड पोजीशन के अंदर। थर्ड पोजीशन के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरो जो होते हैं वो सी एक्टिविटी में आते हैं। सी एक्टिविटी का मतलब हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आपके डिबेंचर इंक्रीज हो रहे होते हैं तो आप लिखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहे होते हैं
जब डिक्रीज हो रहे होते हैं तो आप किस में लिखते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी कि पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के अंदर लिखते हैं, सी एक्टिविटी में। हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं जब लॉन्ग टर्म बोरो के साथ साथ लॉन्ग टर्म बोरो इसके साथ साथ आपको एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं? आप ये जानते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरो सी एक्टिविटी में आता है। सी का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर इंक्रीजिंग होगी तो इशू और डिक्रीजिंग होगी तो पेमेंट। आप इंक्रीजिंग पे इशू में लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जैसे लास्ट ईयर 50,000 था, इस साल मेरे 2 लाख रुपए हो गए तो इंक्रीजिंग हो गया। अगर इंक्रीजिंग हो तो मैं कहा लिखूंगा? इशू ऑफ डिबेंचर्स में, इंक्रीजिंग के अंदर। अगर बाय द वे ये डिक्रीजिंग होता तो मैं पेमेंट ऑफ डिबेंचर में लिखता। तो मैंने सबसे पहले लिया 12% डिबेंचर, दोनों का डिफरेंस। मैं आ गया अपने किसके ऊपर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है तो मैंने यहां लिख दिया 12% डिबेंचर। और मेरा दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 1,50,000। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या था? इंक्रीजिंग। मैं पीछे वाली ट्रीटमेंट दोबारा लाया हूं, सेम कंडीशन चल रही है लेकिन यहां पर चेंजेस हो जा रहा है नीचे आकर। मैं देखता हूं एडजस्टमेंट क्या थी। एडजस्टमेंट पे आते हैं लौटकर और देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या है। वो कहता न्यू डिबेंचर्स इशू। आपने जो नए डिबेंचर इशू करे वो 1 अप्रैल 2023 में करे, या फिर वो कह सकता है कि न्यू डिबेंचर वर इशू ऑन 31 मार्च 2023। अब इस वाले में 23 है, पीछे वाले में 22 था। 22 पे क्या कंडीशन होती है आप पीछे वाली वीडियो देखिए। अब 2023 पे क्या होगा? जब वो 2023 बोलता है आपको, जो ईयर उसने नीचे दे रखा हो मार्च या अप्रैल में, तो आप इंटरेस्ट उस ईयर पर नहीं लगाते, इंटरेस्ट इससे नेक्स्ट ईयर पर, यानी कि जो इससे अपोजिट ईयर होता है उस पर लगाते हैं। जैसे मेरे पास ईयर है 2022 और 2023। अब 23 भी है और 22 भी है, तो मेरे पास यहाँ है 23, तो इसका मतलब है मैं कौन सी ईयर पर परसेंटेज लगाऊंगा? 2022 पर। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट मेरा जो होगा वो 50,000 पर लगेगा। मैंने देखा इंटरेस्ट रेट 12% है और मैंने निकाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरे रुपीज मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100। तो मेरे रुपीज जो है वो कितने हो गए? 50,000। परसेंटेज रेट मुझे जो गिवन है वो कितना परसेंट है? 12%। 12/100 मैंने कट करा 1,212 और मेरा इंटरेस्ट जो निकल के आया वो कितने निकल के आया? 6,000। एक तो दोनों का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस मैं ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूं, दोनों का डिफरेंस क्योंकि इंक्रीजिंग हो रही थी तो मैंने किस में लिखा? इशू ऑफ डिबेंचर में 1,50,000। अब इंटरेस्ट जो निकल के आया, क्योंकि इंटरेस्ट के हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट साइड यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आप इसे पेमेंट ऑफ डिबेंचर भी कह सकते हैं। लिखेंगे 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और दोनों अमाउंटों में जो निकल के आया था मेरा इंटरेस्ट वो निकला था 6,000। क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं तो हम इसे किस में शो करते हैं? माइनस वाली कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एक अच्छा सा पॉइंट लेके। अभी तक की एडजस्टमेंट देखने के बाद आपके दिल से डर खत्म हो गया होगा, तो इस डर को बिल्कुल खत्म करने के लिए फेक नई एडजस्टमेंट लेकर आए हैं। देखिए एडजस्टमेंट बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, बार बार आती रहती है, कभी ना कभी ऐसे ही घूमती रहती है। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरो सी एक्टिविटी में आते हैं, तो फिर एक बार लॉन्ग टर्म बोरो आपकी कौन सी? सी एक्टिविटी में। और आपको पता है पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर इंक्रीजिंग हो रही होगी तो आप लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर में, और डिक्रीजिंग हो रही होगी तो आप लिखेंगे रिडेम्पशन या पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स में। अब जैसे पहले 2 लाख रुपए थे, अब कितने हो गए? 3 लाख, 2,50,000। तो क्या हुआ? इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये पैसे कहां जाएंगे? इशू के अंदर, इशू ऑफ डिबेंचर में। अगर सपोज कीजिए खुदा ना खास्ता यहां पर आपकी अमाउंट जो है वो 2 लाख की जगह पर कितने की होती? 3 लाख। तब क्या हो जाता? भाई पहले 2 लाख थे और अब 2.5 लाख हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि आपने इंक्रीजिंग में पैसे लेके। अब अगर मैं ये कहता हूं ये है अमाउंट 3 लाख रुपए की और अब अमाउंट कितने की हो गई? 2,50,000 की, तो आप क्या कहेंगे? भैया ये तो डिक्रीजिंग हो गई। किस में जाएगी? पेमेंट में। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर और देखते हैं साहब कैसे कैसे एक्टिविटी होती है। सी एक्टिविटी क्या लिखते हैं आप? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको पता है अगर इंक्रीजिंग है तो आ गया किसके अंदर? इशू के अंदर, इशू ऑफ डिबेंचर। और अगर क्या हो जाती है? डिक्रीजिंग। जैसा अभी थोड़ी देर पहले इंक्रीजिंग थी, पहले 2 लाख थे अब हो गए थे 2.5 लाख, तो आप कहां लिखते हैं? इंक्रीजिंग के अंदर। अब क्या हो गई? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज होने की कंडीशन में आप किस में लिखेंगे? पेमेंट में।
पेमेंट ऑफ डिबेंचर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस अभी मैंने देखा, मैं अगर अमाउंट 2 लाख की लेता हूं और 2.5 लाख आते हैं तो इंक्रीजिंग में पैसे लिखेंगे 50,000। अब मैंने अमाउंट 3 लाख रुपए की ले ली, अमाउंट पहले 3 लाख की थी, अब 2.5 लाख की हो गई, तो क्या हो गया डिक्रीजिंग, और मैं आ गया डिक्रीजिंग के अंदर, मैंने नाम लिखा 12% डिबेंचर, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 50,000, 50,000। बस फर्क इतना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ध्यान रखना, पहली कंडीशन खत्म। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना, इंटरेस्ट लगाना है। अब आपके पास इंटरेस्ट का रेट 12% है, आप इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर्स पर लगाते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ता है भैया नीचे एडजस्टमेंट क्या दे दी, तो मैंने नीचे देखा, नीचे एडजस्टमेंट क्या है, ओहो ट्रायंगल बन गया। आ जाते हैं नीचे एडजस्टमेंट में, क्या कहता है एडजस्टमेंट के अंदर, उसने बोला डिबेंचर वर रिडेम्डेड ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी कि 2022 के अक्टूबर में ही डिबेंचरों का रिडेम्पशन हो चुका था, यानी कि उनकी पेमेंट अक्टूबर में ही हो चुकी है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि भैया पूरे पैसे पर इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं भैया, पहले पूरे पैसे को देख लेता हूं मेरा इंटरेस्ट कितना निकल के आया। आप जानते हैं वर्किंग नोट में जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन डिबेंचर, तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं फुल अमाउंट पर, सारे की सारी, मेरी सारी अमाउंट कितनी है, मैं उस पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, पहली कंडीशन फुल इंटरेस्ट। तो फुल इंटरेस्ट में मैंने लिखा प्रीवियस ईयर के रुपए, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज है वो, मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12, पूरे साल का इंटरेस्ट। तो प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है वो मेरी कितने की है, 3 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 12% है। अब क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे कितने महीने बैठते हैं, 12 महीने, तो मेरे पूरे वो कितने बैठेंगे, 12 महीने। इस तरह से मेरा जो इंटरेस्ट बैठेगा वो कितना बैठेगा, मैंने 12 से 12 कट दिया, 20 से 20 कट कर दिया, और 12 3 जा 36, 36,000 रुपए का मेरा सारा का सारा क्या बैठता, इंटरेस्ट, सारा ये इंटरेस्ट बैठता। अब क्योंकि उसने क्या बोला, वो कहता रिडेम्पशन उनकी जो पेमेंट कर दी गई वो अक्टूबर में करी, तो मैंने देखा भैया इन दोनों की पेमेंट कितनी हुई, पहले 3 लाख थे, अब 2.5 लाख हो गए, इसका मतलब है रिडेम्पशन जो हुआ वो कितने का हुआ, 50,000 का, यानी कि 50,000 की पेमेंट जो हुई वो कौन सी डेट में हो गई, अक्टूबर में। तो भैया मैं क्या करूंगा, इसमें से ये इंटरेस्ट क्या कर दूंगा, लेस, किसका इंटरेस्ट, 50,000 का, जो डिफरेंस वाले का, डिफरेंस का मैंने निकाले, डिफरेंस का इंटरेस्ट 50,000 मल्टीप्लाई 12/100, ओहो 12/100 मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम जो हमारे पास है वो कौन सी डेट है, अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर कहां, अक्टूबर में हो गया, तो इसका मतलब है 6 महीने हो गए, अक्टूबर टू मार्च, 6/12। अब आपका रिडेम्पशन जो हो गया वो अक्टूबर में हो गया, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो इंटरेस्ट होगा वो आप पे नहीं करेंगे, आपको सारा जो इंटरेस्ट पे करना था पूरा का पूरा साल में, फुल ईयर का आपका सारा जो इंटरेस्ट बैठ रहा था वो बैठ रहा था 36,000। अगर सारे पैसे रहते तो आप 36,000 का इंटरेस्ट पे करते। अब क्योंकि आपने 50,000 की पेमेंट कर दी, तो भैया उस पर तो इंटरेस्ट देंगे नहीं आप, तो आप क्या करेंगे, 50,000 जो डिफरेंस का अमाउंट आप पे कर चुके हैं उस अमाउंट का इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का। आपका 6 महीने का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, 12 से मेरा 12 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, और 6 5 30, 3,000 रुपए का आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस। इसका मतलब है अब आपको जो पेमेंट करनी है वो कितनी की करनी है, 33,000 की। सारा अमाउंट आपका जो था वो कितने का था, 3 लाख रुपए का, आपको 3 लाख पर इंटरेस्ट देना था, 50,000 की आप पेमेंट कर चुके, तो आपको जो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकल के आया वो निकल के आया 36,000 का, क्योंकि 50,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो आप उसका इंटरेस्ट क्या कर लेंगे, माइनस। अब जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितना करेंगे, 33,000। तो आ जाते हैं यहां पर लिखते हैं 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितने का साहब, कितना निकल के आया, 33,000, 33,000। अब क्योंकि डिक्रीजिंग में है इस मारे मैंने ब्रैकेट में रखा माइनस में दोनों अमाउंटों को, यानी इस तरह से इंटरेस्ट 2 बार हुआ। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। फिर मिलते हैं नई ट्रीटमेंट के साथ।
तो शुरुआत करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के साथ, पांचवें पॉइंट के साथ, और देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो की पोजीशन क्या, देखिए ये वाली पोजीशन आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप देखेंगे इसमें एक नई चीज आ रही है, क्या है नई चीज? वो कहता है हमारे पास जो लॉन्ग टर्म बोरो है 12 यानी कि 12% डिबेंचर, वो प्रीवियस समय मेरे पास थे 3 लाख रुपए के और मेरे पास करंट में कितने के हुए 2 लाख के। आप जानते हैं जब लॉन्ग टर्म बोरो दे रखे होते हैं तो हम दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। अब दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कहां जाता है आपका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं और देखते हैं अगर इंक्रीजिंग हो रही होती है किसी भी डिबेंचर्स में तो आप इशू ऑफ डिबेंचर में लिखते हैं, और अगर दोनों के अंदर क्या हो रही होती है डिक्रीजिंग, तो आप किस में लिखते हैं? पेमेंट ऑफ डिबेंचर के अंदर। अब मैंने अभी देखा लास्ट में मेरे पास 3 लाख रुपए थे, अब करंट में 2,50,000 आ गए, यानी कि 50,000 की क्या हो गई? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग की वजह से मैं आ गया पेमेंट में, मैंने लिखा 12% डिबेंचर, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस 50,000 रुपए का आ गया। अब क्योंकि एक्टिविटी माइनस वाली थी इसीलिए मैंने इन अमाउंटों को किस में लिख दिया? ब्रैकेट में। आप ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं, अगर परसेंटेज दी रखी होती है तो क्या करते हैं? डिवेंचर से पहले परसेंटेज दी है, आप जानते हैं जब डिवेंचर से पहले परसेंटेज होती है तो हम प्रीवियस की अमाउंट उठाते हैं और प्रीवियस की अमाउंट मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज है वो अपॉन 100 कर देते हैं। लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं करते, आपको ये देखना पड़ता है कि नीचे एडजस्टमेंट क्या है। कहता है डिबेंचर वर रिडेम्डेड, आपके जो डिबेंचरों का रिडेम्पशन हुआ है, जो पेमेंट हुई है वो कब हुई है? 31 मार्च 2022। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उसने आपको कोई एक ईयर दे दिया तो जो भी ईयर उसने दिया है आपको उस ईयर पर परसेंटेज नहीं लगानी होती है, आप इससे अपोजिट वाली ईयर पर परसेंटेज लगाते हैं। जैसे कि मेरे पास ईयर है 2022 और 2023। इसका मतलब यह हुआ कि 2022 बोलने का मतलब हुआ कि मैं अपोजिट ईयर 2023 पर आऊंगा और मेरा इंटरेस्ट जो लगेगा वो 2,50,000 पर लगेगा। उसकी वजह क्या हुई? क्योंकि 50,000 की पेमेंट हम पहले ही दे चुके हैं, तो इंटरेस्ट सारे पे क्यों दें? इसीलिए हम आते हैं आगे और मैं निकालता हूं अपना इंटरेस्ट। मेरी जो अमाउंट थी वो रुपीज मल्टीप्लाई कौन सी ईयर के? 2023 के, परसेंटेज अपॉन 100। मेरी जो 2023 की अमाउंट है वो है 2,50,000 रुपए की, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 12 अपॉन 100। इस तरह से मेरा जो इंटरेस्ट आएगा, मैं 10 से 10 कट कर दूंगा, 10 से 10 और 2,500 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 की। मेरा इंटरेस्ट जो निकल के बैठा वो निकल के आया 30,000 रुपए का इंटरेस्ट, 30,000 का इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट को कहां लिखेंगे? एज इट इज, जैसे पीछे वाली ट्रीटमेंट में लिखा है। आप आ जाएंगे पेमेंट में, लिखेंगे 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और अमाउंट 30,000 रुपीज, 30,000 का ब्याज, ये भी किस में आ जाएगा? माइनस में। इस तरह से आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। आपके यहां पर 2 ट्रीटमेंट हुई, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, देन उसके बाद इंटरेस्ट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में दोबारा से एक अच्छे से पॉइंट के साथ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 के साथ। मैं एक फिर ट्रीटमेंट लेकर आया हूं 6 नंबर की। आपने पहली ट्रीटमेंट देखी, आपने दूसरी ट्रीटमेंट देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी और पांचवी भी देख ली। अब लाए 6 ट्रीटमेंट और देखिए कितना प्यारा पॉइंट है इसके अंदर। कर रहे हैं अपना किस चीज के बारे में? लॉन्ग टर्म बोरो के बारे में। लॉन्ग टर्म बोरो आप जानते हैं, लॉन्ग टर्म बोरो जो है आपके सी एक्टिविटी में आते हैं। अब आपको देखना होता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास पहले 3 लाख थे, अब मेरे पास हुए 2,50,000। इसका मतलब हुआ मेरे लॉन्ग टर्म बोरो में क्या हो गया? डिक्रीजिंग। तो मैं पहुंचता हूं एक्टिविटी के ऊपर। आप जाते हैं सी एक्टिविटी में। सी एक्टिविटी आती है आपकी फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है आप जानते हैं अच्छी तरह। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं शेयर्स, डिबेंचर, लोन और शॉर्ट टर्म बोर यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीजिंग है तो इशू में, यानी अगर इस एक्टिविटी में आपकी क्या हो रही होती है? इंक्रीजिंग किसी भी तरह से, तो आप इसे किस में लिखते हैं? इशू के नाम से, इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर जो भी हो। और अगर सपोज कीजिए किसी वजह से आपकी एक्टिविटी में क्या हो जाती है? डिक्रीज, तो आप इसे किस में लिखते हैं? पेमेंट में, या आप रिडेम्पशन भी कह सकते हैं ऑफ डिबेंचर। एक्टिविटी के पेमेंट के हिसाब से है आप क्या चीज पे कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इस बार जो है मेरी इस एक्टिविटी में लास्ट टाइम आपके पास 3 लाख थे और अब करंट में आपके पास हो गए 2,50,000, इसका मतलब क्या हो गई है? डिक्रीजिंग।
आपकी एक्टिविटी में क्या हुई, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग की वजह से हम आ गए पेमेंट में। मैंने लिखा 12% डिबेंचर, और 12% डिबेंचर दोनों का अमाउंट जो हो गया वो कितने का आ गया, 50,000। आपने देखा होगा जब हम कैश फ्लो एक्टिविटी करते हैं तो इस कंडीशन पर आकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। पहले आप दोनों का डिफरेंस लिखिए। डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग होने पर आप इशू में लिख दीजिए, और डिक्रीजिंग होने पर आप उसका दोनों का डिफरेंस किस में लिख दीजिए, पेमेंट में। पहली कंडीशन क्लियर हो जाती है। देन दूसरी बात, अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दी है, तो आप हमेशा इसके ऊपर क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि 12% से इंटरेस्ट पे करना है। अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट क्या दे दी है। अगर एडजस्टमेंट ना दी होती तो आप प्रीवियस पे लगा लेते, जो हमने पीछे वाली एंट्री में आपको बताया, पीछे की ट्रीटमेंटों में। अब यहां इसने बोला कि न्यू डिबेंचर, जो डिबेंचर हैं वो रिडमडिड करे गए, यानी उनकी पेमेंट कर दी गई 31 मार्च 2023। 2023, जैसे कि मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया कि अगर आपको यहां पर कोई भी ईयर दे रखा होता है तो आप उस ईयर पर परसेंटेज नहीं लगाते। इसका मतलब है 2023 होने की वजह से मैं 2022 पर इंटरेस्ट पे करूंगा। उसकी वजह क्या रही, वो कहता है कि आपने जो ना रिडम्पशन जो हुआ वो इस साल में करा, यानी पेमेंट 2023 में करी, तो इंटरेस्ट तो भैया पीछे वाले पैसे पे दोगे, तो निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका कहां निकल कर आता है, पेमेंट में। लिखेंगे 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और आपकी प्रीवियस की अमाउंट कितने की थी, 3 लाख रुपए की। मल्टीप्लाई 12/100, 3 लाख पे 12%, 10 से 10, 10 से 10, और 36,000 का आपका क्या निकल के आया, इंटरेस्ट। और ये भी किसमें लिख दिया आपने, माइनस में। इस तरह से आपकी दो बातें आई। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस, आप पहले तो डिफरेंस लिखेंगे दोनों का। अब वो डिफरेंस इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी। देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा पेमेंट में आएगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कंडीशन क्या है। इस कंडीशन के लिए हम 6 कंडीशन पे हैं। आप पीछे की कंडीशन देखिए और आगे की भी कंडीशन देखिए। मिलते हैं एक नई कंडीशन में दोबारा। तो एक बार फिर लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक नई ट्रीटमेंट। देखिए इस ट्रीटमेंट को, आप कहेंगे ये ट्रीटमेंट सबसे बेहतरीन है। सबसे ज्यादा गलती लॉन्ग टर्म बोरो में इस जगह लगती है। आप जानते हैं हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरो की, और लॉन्ग टर्म बोरो जो है वो आपका जाता है सी एक्टिविटी, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंक्रीजिंग होती है तो इशू में, डिक्रीजिंग होती है तो पेमेंट में। आप पेमेंट कह सकते हैं, रिडम्पशन कह सकते हैं, यानी कि अगर दोनों अमाउंटों में इंक्रीजिंग है तो इशू, और डिक्रीजिंग है तो पेमेंट। इसी के साथ साथ सेकंड कंडीशन होती है इंटरेस्ट की। हम डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं और देखते हैं डिबेंचर के बारे में ट्रीटमेंट क्या दिया है। अब क्योंकि उसने 12% दिया है, तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि क्या कहता है। वो कहता है लॉन्ग टर्म बोरो 12% है हमारे पास, और पहले अमाउंट जो थी वो 50,000 की थी, और आज की डेट में हो गई है 2 लाख रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर क्या हो रही है, इंक्रीजिंग। पिछले वाले में भी इंक्रीजिंग थी, उससे पिछले वाले में भी इंक्रीजिंग थी। तो यार पहले इंक्रीजिंग की ट्रीटमेंट खत्म कर लेते हैं और देखते हैं इंक्रीजिंग की ट्रीटमेंट में कौन कौन सी कंडीशन आती हैं। देन उसके बाद अगली वीडियो लाने वाले हैं जिसके अंदर डिक्रीजिंग होगी और डिक्रीजिंग की अलग अलग कंडीशन हो जाएंगी। आप उस कंडीशन में देखिएगा क्या होता है। लेकिन सबसे पहले इस कंडीशन को देखिए, ये कंडीशन सबसे ज्यादा अच्छी है और बेहतरीन वाली। और आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों के अंदर 2 बार ट्रीटमेंट आ चुकी है। पिछले 3 सालों के अंदर बहुत अच्छी ट्रीटमेंट। मैंने सबसे पहले आता हूं डिबेंचर्स का जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे में इंक्रीजिंग हो रही है, पहले 50,000 थे और अब 2 लाख हो गए, 1.5 लाख की इंक्रीजिंग हो गई। तो मैं जाऊंगा किसके अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आप जाते हैं सी एक्टिविटी जो है कौन सी है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है इसके अंदर मेरी इंक्रीजिंग आती है। एक तो इंक्रीजिंग यानी कि जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर, यानी कि अगर आपके किसी भी डिबेंचर्स में इंक्रीजिंग हो रही होती है तो आप लिखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर। देन अगर किसी भी डिबेंचर्स के अंदर क्या हो रही होती है, डिक्रीजिंग, तो आप उसे किस में लिखते हैं, पेमेंट या रिडेम्पशन, पेमेंट ऑफ डिबेंचर में, पेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो भैया जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, मेरे प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में क्या हो गई, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखना, दोनों का डिफरेंस, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंस।
आ जाते हैं डिफरेंस में, दोनों का डिफरेंस मेरा आ गया किसमें, इंक्रीजिंग के अंदर, और मैं इंक्रीजिंग में आ गया, इंक्रीजिंग के अंदर मैंने नाम लिखा 12% डिवेंचर, और 12% डिवेंचर में दोनों का डिफरेंस मेरा हो गया 1,50,000 रुपए पॉजिटिवली, क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा था। देन आप जानते हैं उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। तो मैं देखता हूं इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए नीचे उसने बोला डिवेंचर वर इशू 1 अक्टूबर 2022, कभी कभी बोल देता वो न्यू डिवेंचर वर इशू ऑन 1 अक्टूबर 2022। इसका मतलब ये हो गया कि 50,000 तो डिवेंचर हमारे पास है ही है, उसके अलावा जो नए इशू हैं, नए का मतलब दोनों का डिफरेंस, जो 1.5 लाख के और इशू हैं वो कब हुए, अक्टूबर में। तो भैया इसके ऊपर तो अलग से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो लौट के आते हैं अपने एक पेज पे और देखते हैं इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। निकालते हैं 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर आपको मार्च या अप्रैल के अलावा कोई सी भी डेट दे रखी हो एक्स्ट्रा, तो सबसे पहले आप निकालते हैं इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर पर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए आप लेते हैं प्रीवियस ईयर की अमाउंट, मल्टीप्लाई जो परसेंटेज का रेट होगा वो, देन उसके बाद सेकंड निकालते हैं आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिफरेंस पर, यानी कि न्यू डिबेंचर जो आपने इशू करे हैं, न्यू डिबेंचर क्या होंगे, दोनों के डिफरेंस पर, मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। अब यहां टाइम क्यों लिया, क्योंकि टाइम अप्रैल या मार्च होता तो मार्च तक पूरा एक साल हो जाता, 12/12। अप्रैल होता तो मार्च तक फिर पूरे 12 महीने हो जाते, लेकिन अगर डेट उसने अलग अलग दे दी है, जैसे कि यहां पर इसने डेट दे दी अक्टूबर, तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर का लेता हूं। प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट थी मेरी, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में मेरे पास कितने हैं 50,000, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 12%। तो 50,000 का 12% लेता हूं सबसे पहले मैं, किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर के ऊपर। मैंने लिखा साहब 50,000 रुपीज मल्टीप्लाई 12/100। इस तरह से कट करने के बाद मेरा इंटरेस्ट निकल के आता 6,000, 6,000 रुपए का प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकल कर आ गया। देन उसके बाद डिफरेंस, मैं देखता हूं भैया दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि नए डिबेंचर कितने इशू हैं। तो पहले 50,000 थे, अब 2 लाख हुए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 1.5 लाख के डिबेंचर और लिए, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस जो है इंटरेस्ट किस पर जाएगा, वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो लौट कर आ जाते हैं, दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया 1,50,000। इंटरेस्ट रेट वही 12%। अब क्योंकि ये 1 अक्टूबर में परचेज करे गए, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च आपका जो टाइम पीरियड हो गया वो कितने महीने का हो गया, 6 मंथ का, 6/12। तो भैया 1.5 लाख के ऊपर 12% निकाल रहे हैं, आराम से काट रहे हैं, 20 से 20 कट गई, ठीक है जी। 6 से 12 काट दिया 2 बार, और 2 से 6 कर गया, और आपका कितना आ गया ये 9,000 रुपीज। इस तरह से जो इंटरेस्ट बैठा, पहला वाला 6,000 और दूसरा वाला कितना हो गया 9,000, और दोनों इंटरेस्ट जो मेरे निकल के आए वो कितने हो गए मेरे 15,000। 15,000 का इंटरेस्ट, 15,000 का इंटरेस्ट बैठा पहले वाले पर। प्रीवियस ईयर की 50,000 की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज, अगर आप चाहे टाइम भी ले सकते हैं तो टाइम 12/12 ही रहेगा, अप्रैल से मार्च तक पूरे 12 महीने बैठते हैं। इंटरेस्ट 6,000 रुपए का आ गया। देन डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 1.5 लाख रुपए का था, परसेंटेज रेट वही है 12%। टाइम अक्टूबर टू मार्च, कितने महीने हो गए आपके अक्टूबर टू मार्च, 6 मंथ, 6 महीने का आपने इंटरेस्ट लगाया, और ये जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेशन निकल के आया वो कितने का निकल के आया 9,000। इस तरह से पहले वाला 6,000, दूसरा वाला एडिशनल पे जो लगा वो 9,000 का, टोटल इंटरेस्ट कितने का हो गया 12,000 का। और आप इंटरेस्ट किस में लिख देंगे, आप पेमेंट में लिखेंगे 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और कितनी अमाउंट आ गई आपकी 15,000, 15,000 रुपए। और इसे आप किस में दिखा देंगे, ब्रैकेट में। उसकी वजह क्यों है, क्योंकि ये किसकी एक्टिविटी है, माइनस वाली एक्टिविटी। तो एक नई ट्रीटमेंट फिर लाते हैं, तब तक के लिए अलविदा।